दोस्तों नमस्कार। हमारे साथ इस वक्त हैं मेरठ हापुड़ के सांसद श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, और आप तीसरी बार के सांसद हैं मेरठ से। लगातार 3 बार चुने गए हैं, हैट्रिक कहा जा सकता है इसको, और बहुत बड़ी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। लगातार पार्लियामेंट की कई कमिटीज़ में हैं, और इधर डेवलपमेंट के इश्यूज को लेकर लगातार आप क्वेश्चन रेज करते रहे हैं। रिसेंटली आपने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का सवाल लोकसभा में उठाया था। मैंने सारे प्रोजेक्ट्स विजिट किए हैं और लगातार मैं इन पे वीडियो बना रहा हूँ, चाहे रैपिड ट्रेन का प्रोजेक्ट हो या दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट हो। एक सवाल ये बनता है कहीं ना कहीं कि ये जो प्रोजेक्ट हैं ये लंबे समय से पाइपलाइन में थे, बहुत समय तक ये कागजों में रहे, फिर निकल करके ग्राउंड पे आए, लेकिन अभी भी जो रफ्तार होनी चाहिए थी वो मेंटेन नहीं हो पा रही है। मैं देखता हूँ आप भी लगातार विजिट कर रहे हैं, आप गडकरी जी से मिले दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को लेके, लेकिन टाइम 1.5-2 साल डिले हो गया। क्या वजह मानते हैं आप? नहीं, वजह देखिए, यदि केंद्र सरकार की योजना की दृष्टि से देखें तो कोई उसके अंदर कमी नहीं है। मैं इस लिहाज से इस बात को कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार फंड मुहैया कराती है, उसका एक प्लान बनाती है, समय पर जो उसकी भूमिका होती है उसका निर्वाह करती है, तो उस दृष्टि से कोई केंद्र सरकार की तरफ से कमी नहीं है। परंतु जो छोटे मोटे विषय आए और जिन्होंने इस काम को रोका, एक तो सबसे बड़ा विषय तो जमीन के अधिग्रहण की कुछ समस्याओं का था। खासतौर से गाजियाबाद जिले के अंदर ऐसे इश्यूज थे जिसमें विवाद था, और वो आप अभी तक भी देखा जाए तो सेटल नहीं हुए हैं। कुछ कोशिश हुई है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी पुरानी प्रदेश सरकार की थी जिसका निर्वाह नहीं किया गया। मैं केवल आरोप के लिए नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा प्रोएक्टिव होकर के उस समय के अधिकारी यदि इन विषयों को निपटाते तो उसमें कठिनाई कम आती। और दुर्भाग्य यह है कि उसमें तो कुछ अधिकारी संलिप्त पाए गए। खैर, जो भी है, एक तो ये अधिग्रहण के विषय थे, फिर कुछ जो एनसीआर के अंदर प्रदूषण की समस्या है, वो बड़ी जटिल समस्या है, उसके अनेक कारक हैं उसके अंदर, उनमें से एक कारक ये डस्ट भी है। और आज ये लगता है कि भाई शुद्ध वायु देना ये एक सर्वोच्च प्राथमिकता में है। थोड़ा सा यदि निर्माण कार्य कुछ विलंबित भी होता है तो उसके साथ वो विलंब करने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रदूषण युक्त वायु से वो मुक्त करना चाहते हैं। तो ये विषय है। और फिर छोटी मोटी जो अभी कोरोना के कारण से समस्या आई, वर्षा तो देखिए नियमित है, मैं उसको कारण नहीं मानता। वर्षा हमेशा होती है, थोड़ा कम होगी ज़्यादा होगी, 5-7 दिन का होगा, उससे अधिक या ज़्यादा कम व्यवधान। तो मुख्य रूप से जो 2-3 ये फैक्टर्स हैं, इनकी वजह से देर हुई। लेकिन देखिए, इसके बाद भी इस बात के लिए केंद्र सरकार का मैं अपनी ओर से भी बहुत अभिनंदन करता हूँ, और आपको भी स्वीकार करनी होगी बात ये कि कोरोना के महासंकट के अंदर भी इन कामों को रोका नहीं गया है। गति कम है क्योंकि अभी तो श्रमिकों का अभाव है, और बहुत बार देखिए ये भी होता है कि यदि कहीं किसान आंदोलन की वजह से या किसी अन्य समस्या की वजह से एक बार काम रुकता है तो फिर वो एक दिन के लिए नहीं रुकता, वो सप्ताह या 15 दिन के लिए रुक जाता है। एक सिस्टम में ये बात देखने को आती है कि कोऑर्डिनेशन नहीं होता आमतौर पे। हाँ, ये अधिकारियों के बीच में, विभागों के बीच में। जैसे रेलवे के 2 इश्यूज थे, हाँ, ओवरब्रिज के, तो बहुत लंबा समय उनको हाँ, वो भी था, वो ठीक कहा आपने, मैं उसका भी, और वो विषय मेरे सामने आया था जी, क्योंकि मैं निरंतर इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। और एक प्रकार से माननीय गडकरी जी का भी वो भी पूछते रहते हैं, और मुझे उसमें यही एक संकेत मिलता है कि प्रत्येक स्थानीय सांसद को अपने क्षेत्र में चल रहे कामों की थोड़ी बहुत पूछताछ करते रहना चाहिए। तो मैं करता रहता हूँ। तो उसमें ये 2 पुलों का विषय आया। आपको कई लोगों ने प्रोजेक्ट मैनेजर भी कहना शुरू हाँ, किया कि आप सारे डेवलपमेंट के जो लेकिन तो अच्छा उसमें मैंने इनिशिएटिव लिया। मैंने माननीय गडकरी से बातचीत की, मैंने रेल मंत्रालय के अंदर बातचीत की, और मुझे अब ये खुशी है। उनको तो आशंका ये थी कि और 6 महीने इस तालमेल के अभाव के कारण से ये प्रोजेक्ट टल जाएगा, लेकिन अब वो समय से हो रहा है। जो यहाँ के हमारे मोहित गर्ग हैं, जो NHAI की तरफ से इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज हैं, उन्होंने मुझे खुद ये बात बताई है कि अब वो क्लियरेंस हो गया है, और हम लोग कम से कम रेलवे के पुलों को निश्चित समय सीमा के अंदर पूरा करके चालू कर देंगे। आपको क्या लगता है कि सिस्टम में ऐसा क्या रिफॉर्म होना चाहिए जिससे इस तरह की कोऑर्डिनेशन की दिक्कतें नहीं हो? जैसे हम देख रहे हैं अभी रैपिड ट्रेन का काम चल रहा है,
लेकिन मोदी नगर में जल निगम का काम भी वहां पे चल रहा है और जल निगम ने 1.5 साल से ज़्यादा हो गया उस पूरी सड़क पे वो काम कर रहे हैं। और पहले वहाँ कंस्ट्रक्शन हो गया, रोड कंस्ट्रक्शन हुआ पहले, उसके बाद उन्होंने उसको तोड़ना शुरू किया और अभी भी वो बैरियर बन गया रैपिड ट्रेन के काम में। हम देख रहे हैं कि पूरे रास्ते में रैपिड ट्रेन वालों ने काम शुरू कर दिया और वो हिस्सा बचा हुआ है। देखिए, ये समस्या हमेशा आती है जी, और मैं ऐसा समझता हूँ कि इतने विभिन्न प्रकार के मैंडेट वाले विभाग हैं कि बहुत बार उनकी मॉनिटरिंग कैसे की जाए, ये कई बार कठिनाई सी ध्यान में आती है। और भी कई सारे विषय ऐसे हैं। तो मुझको तो ये लगता है कि कमिश्नर जो एक अधिकारी हैं ये सारे सिस्टम के अंदर, उनको विशेष रूप से ये उनको कहा जाना चाहिए। वो करते भी हैं, हम जाते हैं तो वो करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से तो उनको मैंडेटरी होना भी चाहिए कि प्रत्येक प्रोजेक्ट है उसमें कौन कौन डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, उनके बीच में समन्वय बैठा रहे। कोई बाधा है इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन या कोऑर्डिनेशन के अभाव के अंदर, जो कोई उसकी प्रगति में बाधा है उसको वो दूर करें। बहुत सारे विषय हैं जी ऐसे। ये तो एक इसके माध्यम से विषय निकला, परंतु मैं देखता हूँ कि कहीं, जैसे अब मैं अपने अभी बोलता हूँ, रिंग रोड का विषय है, उसमें एमडीए है, उसमें आवास विकास है, उसके अंदर जो है नगर निगम है, उसके अंदर पीडब्ल्यूडी है और अब एनएचआई भी है। 5 एजेंसी तो मेरे ध्यान में आ रही हैं। तो अब इनको कोई आउट हो रहा है या कोई कम कोऑपरेट कर रहा है, तो इन सबको बिठा करके उनकी जिम्मेदारी तय करना, इसको कोई ना कोई अधिकारी होना ही चाहिए। मेरी अपनी जो कॉमन सेंस है वो ये कहती है कि ये काम कमिश्नर के माध्यम से किया जा सकता है। और इसको सरकार को भी, अच्छा, कमिश्नर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों के बीच में भी एक कड़ी का काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कमिश्नर को इस प्रकार की व्यवस्था के साथ ऑफिशियली जोड़ करके उनको जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। 2-3 टू द पॉइंट सवाल आपसे जानना चाहता हूं, उनके जवाब। जैसे आपने 5वें फेज की बात उठाई कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का 5वां फेज भी बनना चाहिए। पहले ये बाहर हो गया था, शुरू में प्लानिंग में था और शुरू में ये पहला फेज था असल में, फिर ये दूसरा परतापुर वाला लिंक चला गया, बीच में ये गायब हो गया, आपने फिर से उसको अलाइन कराया। कब तक लग रहा है 5वां फेज? नहीं, अब होना चाहिए। देखिए, अभी मैं 2 महीने पहले मैंने गडकरी से मिला था, तो सेशन से पहले। बाद में वो कोरोना पॉजिटिव हो गए तो उनको फिर विश्राम करना पड़ा और आइसोलेट करना पड़ा खुद को। तो उस वक्त ये जरूर बात आई थी कि गंगा एक्सप्रेसवे का जो कुछ अलाइनमेंट है उसमें कुछ कहीं मिलजुल करके देख लें, कहीं कॉस्टिंग कम हो जाए। परंतु वहाँ मैंने ये कहा, मैंने कहा जी देखिए, साधारणतया गंगा एक्सप्रेसवे का इससे कुछ क्लैश नहीं है। और कॉन्सिडेंटली ये बात वहाँ पर ऑन रिकॉर्ड आई, अधिकारी थे, एनएचआई के चेयरमैन थे और भी सब थे, तो ये बात आई निकल करके कि 95% लैंड एक्विजिशन हो चुका है। इसलिए जमीन है, तो गडकरी साहब ने कहा कि भाई जमीन जब हम ले चुके हैं उसका टेंडर करो। परंतु तो भी मैंने इतना में मार्जिन मैंने दिया कि जब तक चले गंगा एक्सप्रेसवे वाला विषय भी, भाई यदि 10-5 करोड़ रुपए कॉस्ट कम होती है तो जनता का ही पैसा है वो। लेकिन अब वो स्पष्ट हो गया है, पॉइंट भी तय हो गया है और 10-5 दिन में, महीने भर में उसका अलाइनमेंट डिक्लेयर ही हो जाएगा। तो मैं दोबारा यदि गडकरी जी स्वस्थ होते तो अभी मैं उसको परसू कर लेता। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बार उसको काट दिया गया था। तो मैंने मीटिंग कराई, हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी भी उसके अंदर मीटिंग में बुलाए गए, गडकरी साहब खुद थे, सारे अधिकारी थे, और मैंने कहा कि इसके जो 5वां चरण है, यानी जो हापुड़ रोड के ऊपर लैंडिंग उसकी होने वाली है, इसके बिना तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे का उपयोग ही 80% कम हो जाएगा। ने भी शुरू में जब सबने कहा है, क्योंकि सारा शहर इधर बसता है। अब मुझको ही यदि जाना है तो मैं पहले मोहिद्दीनपुर जाऊं। फिर ये केवल मेरठ का ही नहीं है, कोई मुझे बिजनौर से आ रहा है, कोई अन्य इस प्रकार के पड़ोस के जिले से आ रहा है, तो उसके लिए उधर से जाना यानी 1.25 घंटा एक्स्ट्रा ट्रैफिक जाम की स्थिति भी होती है, पूरा शहर क्रॉस करके। तो इसलिए सैद्धांतिक रूप से उस दिन जुड़ गया था। अब मैंने बड़ी सख्ती से कहा था, मैंने कहा इसको रिकॉर्ड कर लीजिए मिनट्स के अंदर। मैंने ये भी तर्क दिया कि जिस प्रोजेक्ट का स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय पथ निर्माण मंत्री जी ने जिसका शिलान्यास किया हो, उसमें ऐसे कैसे चेंज हो जाएगा। तो इस बात को स्वीकार किया गया, उपयोगिता की दृष्टि से भी स्वीकार किया गया। तो ये 5वां फेज निश्चित रूप से मेरा ऐसा विश्वास है कि महीने भर के अंदर मैं इसको एक बार फिर बात करके, अभी लोकार्पण होने वाला है 235 का, 2 बार टल चुका है, तो मेरी बातचीत भी होगी, कुछ अन्य विषय भी हैं, मैं रिंग रोड का विषय भी उसमें उठाने वाला हूँ, लेकिन ये विषय जल्दी डिसाइड होंगे। हम देख रहे हैं कि इस समय डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का फोकस मेरठ पे है। चारों तरफ एक्सप्रेसवे और हाईवे का एक नेटवर्क बनने जा रहा है।
ऐसे में जब ये चारों तरफ से ट्रैफिक शहर के अंदर घुसेगा तो शहर के अंदर जाम की स्थिति पैदा होगी। बाहर से आदमी आएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और शहर में आते ही जब उसको एक हिस्से से दूसरे में जाना होगा तो वो 15 किलोमीटर की रफ्तार पे चलेगा। तो एक्सीडेंट्स बढ़ सकते हैं, पोल्यूशन बढ़ेगा, कोस्टिंग बढ़ेगी। तो जो आउटर रिंग रोड और इनर रिंग रोड के प्रोजेक्ट्स हैं वो कहीं दिख नहीं रहे हैं, जबकि वो मास्टर प्लान में प्लान हुए थे। 1 दशक से ज़्यादा हो गया उनको प्लान हुए। तो आपको क्या लगता है वो कब तक हो सकते हैं? नहीं, 1 दशक से भी ज़्यादा हो गया है जी। मेरा जहाँ तक मेरी जानकारी 2 दशक हो गए उसको। निश्चित, क्योंकि वो शुरू से ही जब कभी मेरठ की प्लानिंग होती है तो ये विषय जरूर निकल करके आता है कि भाई एक रोड से दूसरी रोड पर जाना है तो व्यक्तियों को शहर के अंदर ना जाना पड़े। गढ़ रोड से हापुड़ रोड जाना है, हापुड़ रोड से दिल्ली रोड जाना है, वगैरह वगैरह। तो देखा जाए तो एक छोटा सा को रिंग रोड तो नहीं कह सकते, लेकिन जो बिजली बम्बा बाईपास बना इससे भी बड़ी राहत मिली। लेकिन ये जो रिंग रोड का जो विषय है जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसीलिए अब ये लंबा विषय है कि एमडीए ने कहा हम बनाएंगे, फिर एमडीए ने हाथ खींच दिए, वो रेलवे का पुल तक बन गया, और रेलवे वाले बड़े 10 साल हो गए हैं। हाँ, मैं रेलवे लाइन के ऊपर पुल बड़ा अजीब है वो, और एमडीए पीछे हट गया। बाद में कहा हम बना नहीं सकते। अरे भाई, आपने जो एमओयू किया उसे नगर निगम को दे दिया, वो बड़ा भारी एक प्रकार का मैस है। मैं उसको कोई वो तो नहीं कहूँगा कि वो कोई षड्यंत्र है, लेकिन बड़ी भारी उसमें चूक है। तो ये बनना चाहिए। और इसीलिए मैंने तो फिर ये बात की कि भाई हमारे 4-5 जो है ये हाईवेज को जोड़ता है, तो क्या इसकी रिक्वेस्ट माननीय गडकरी से की जा सकती है? तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, फिर यहाँ से प्रशासनिक अधिकारियों से भी रिक्वेस्ट भिजवाई, फिर मैंने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य से रिक्वेस्ट भिजवाई। माने ये सारा हुआ, और फिर जब सारा विषय हो गया हमने आग्रह किया ही था, और गडकरी जी काइंड ऑफ टू उन्होंने हमारी बात को मान ली। और आपको ध्यान होगा चुनाव से पहले उन्होंने घोषणा भी की, और हमने भी इस अंदाज में कहा देखो जी हमारे 2 ही विषय हैं, आपने हमको भरपूर दिया है, हम आप इसके लिए आपका कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं, पर एक तो हमारा 5 टर्न करवा दीजिए और एक हमारी रिंग रोड करा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम दोनों करेंगे। मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अब मेरठ में इनर रिंग रोड पक्का, हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एक आउटर रिंग रोड भी प्लान में है। अब ये बन जाए फिर देखते हैं इनर रिंग रोड पहले, एक बार ये बन जाए, इससे बहुत राहत मिली जी। है ना। इससे आप देखिए कि इतना ट्रैफिक जाता है, मैं तो देखता हूँ कि यहाँ तेजगढ़ी से लेकर के एल ब्लॉक तक, इसके बाद जो इधर भी बहुत ट्रैफिक रहता है। अच्छा, उधर उसकी सपोर्ट मिल जाएगी, जो गंगा एक्सप्रेस वगैरह है उसमें भी कुछ नए रास्ते खुलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में खास और कारण हो तो वो बात दूसरी है, स्थानीय ट्रैफिक के कारण से कुछ शहर के अंदर कंजेशन हो, उसके लिए फिर फ्लाईओवर बनने चाहिए, उसके लिए कुछ पार्किंग स्लॉट्स जो है चिन्हित होने चाहिए, वो अलग विषय है। लेकिन बाहर से जो वाहन आ रहे हैं उनके कारण से शहर में जाम न हो, मुझको विश्वास है कि ऐसी स्थिति निर्माण हो जाएगी। के डेवलपमेंट के मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स में विजिट कर चुका हूँ, काफ़ी लंबे समय से रेगुलरली मैं विजिट करता हूँ, रेगुलरली वीडियो देता हूँ उस पर। एक सिफारिश है मेरी व्यक्तिगत तौर पे, जो मैंने रियलाइज़ किया एज ए जर्नलिस्ट, एनसीईआरटीसी जो काम कर रही है, रैपिड ट्रेन का जो काम चल रहा है, वो इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड है, वेल मैनेज्ड है। वो उन्होंने लगभग 300 मार्शल तैनात किए हैं साहिबाबाद से मेरठ तक, जो ट्रैफिक रेगुलेट कर रहे हैं। रात में भी आप आइए तो लाइटिंग का अरेंजमेंट है प्रॉपर, उन्होंने साइन बोर्ड, सारी चीज़ें उन्होंने की हैं। आमतौर पे जो दूसरी डेवलपमेंट से जुड़ी एजेंसीज हैं वो ऐसा नहीं करती हैं, और किसी का भी काम ऐसा दिखाई नहीं दिया। अच्छा हो आप एक वर्कशॉप सारे विभागों की उनके साथ कराएं, या एक सबका एक जॉइंट एक टीम जो है बन के वो उनके प्रोजेक्ट को विजिट करने जाए और देखे कि ऐसे भी डेवलपमेंट के काम होते हैं, तो मुझे लगता है उनको सीखने को मिलेगा बहुत। ये अच्छा सुझाव है। हालांकि इसकी व्यावहारिकता कैसी है तो मैं देखना पड़ेगा जी, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि एनसीईआरटीसी ने जो काम किया है रैपिड रेल, और हमको भी बड़ा गर्व होता है, देश की पहली रीजनल रेल दिल्ली से मेरठ के बीच। हम तो नहीं, पूरे देश की, हाँ जी, हमको बहुत अच्छा, देश की पहली रीजनल रेल, वो भी दिल्ली से मेरठ के बीच चलेगी। ध्यान होगा 2019 के चुनाव में इसको इसी रूप में एक उपलब्धि के रूप में कहा भी गया था, ये तो हमारे गर्व की बात है। और एक बात में देखिए, बीच में रविंद्र जी एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि आप जिस प्रकार से विकास को ध्यान में रख करके एक अलग प्रकार की पत्रकारिता कर रहे हैं, उसका वास्तव में मैं उसका बहुत अभिनंदन करता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आपका बहुत आभार सर, मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो ठीक है, सब अपना काम कर रहे हैं, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा, परंतु ऐसा कम लोग कर रहे हैं
तो अच्छी चीज़ें भी जाएँ, उसकी समस्या भी ध्यान में आती है। जैसे आपने बहुत सारी समस्याएं ध्यान में दिलाई हैं, तो मुझको भी उनको हल करने में जो भी मेरी भूमिका हो सकती है वो मैं करूँगा। तो लेकिन ये जो विकास परक जो है, विकास को समर्पित जो बातें हैं, पत्रकारिता हो या कुछ भी हो, तो ये उसका एक अलग उसका एक मूल्य है, उसका एक अलग महत्व है। इस नाते मैं अभिनंदन करता हूं। कल जब मैं विजिट कर रहा था IT पार्क का प्रोजेक्ट, तो वहाँ जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने मुझसे कहा आपको किसने भेजा है? उनको लगा कि किसी ने मुझे भेजा है। मैंने कहा मुझे किसी ने नहीं भेजा है, मैं तो ऐसे ही देखने आया हूँ कि आप क्या कर रहे हैं। और वास्तव में मीडिया का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है जी। मैं तो देखता हूँ कि भ्रष्टाचार से जुड़े हुए सर, हमारे दर्शकों से एक बार अपील कर दीजिए कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, देखें। नहीं, जरूर करें। और देखिए, इससे आपको विकास की जो योजनाएं हैं वो ध्यान में आएंगी, उनमें कोई जो समस्याएं हैं वो ध्यान में आएंगी, और समस्याएं ध्यान में आएंगी तो उनको हल करने का विचार भी आपके ध्यान में आएगा। और उसके नाते स्थानीय प्रतिनिधि हैं या खुद पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हैं या अधिकारी हैं, उन तक पहुंच करके आप उनको हल करा सकते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, और इसमें जो विषय आते हैं उनको अन्य लोगों के साथ शेयर करें, ताकि हम बेहतर मेरिट की दृष्टि से अपनी भी जो भूमिका है सजग नागरिक के नाते उसको हम पूरा कर सकें। मेरा आपसे सबसे इस बात के लिए आग्रह है, ये निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद जी आपका। आपने हमें समय दिया और सारे विषयों पर चर्चा की। हम ये उम्मीद करेंगे कि जो सवाल हमने आपके सामने रखे हैं और जो समस्याएं रखी हैं उनको आप आगे लेकर जाएंगे, और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये सारे प्रोजेक्ट्स पूरे हों ताकि हर आदमी को इसका लाभ मिल सके। बहुत धन्यवाद आपका।